आज जो है ना ये सिलेक्टिविटी वगैरह देखी, समझ आई इसको, ये रिकॉल करें थोड़ा सा। इसमें ये था कि जोन सिलेक्टिविटी करनी है सर्किट ब्रेकर में। ठीक है, एक तो कम्युनिकेशन के बगैर होती है और एक कम्युनिकेशन के साथ होती है। ठीक है, तो ये जो जोन सिलेक्टिविटी थ्रू दिस मेथड है, ये अब ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो अच्छी तरीके से। ठीक है, जो मेरे जेहन में बन रहा है पेपर, इसमें यह है कि जो जोन इसमें जो कम्युनिकेट करता है, जो लोअर लेवल आपका जो रिले है वो अपर रिले को कम्युनिकेट करता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग ओवर हियर, कि माल फंक्शनिंग वगैरह इसमें हो गई है। सो फॉर दिस सेलेक्टिविटी वी नीड अ कम्युनिकेशन सिग्नल। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है नॉर्मली आपको जो इंडस्ट्रियल नेटवर्क वगैरह है जहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंस होते हैं बस बार में या विद इन एक कम्युनिटी, क्या कहते थे, एरिया के अंदर सारा प्रोटेक्शन सिस्टम या पूरा सिस्टम होता है, तो वहाँ पे जो कम्युनिकेशन लाइंस जो हैं वो आप वहाँ पे बिछा सकते हैं इन पैरेलल। ठीक है, लेकिन जो लॉन्गर एरिया होते हैं जैसे ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस हो, तो वहाँ कम्युनिकेशन लाइंस तो नहीं होती, तो वहाँ पे बेसिकली आप यही करंट और टाइमिंग ग्रेडिंग के थ्रू ही सिलेक्टिविटी को इंश्योर करते हैं। ठीक है, आज अभी देख लेते हैं, न्यूमेरिकल भी छोटा सा ही करेंगे कैसा है। तो ये बात क्लियर है, यहाँ पे क्या समझ आ रही है यहाँ पे चीजें? यस सर, यस सर, आ रही सर। ठीक है, ये एक मेन चीज इसमें की पॉइंट है। यहाँ पे मकसद ये है इस रिले का, जैसे टीवीजीएस जो टाइम मैंने बताया 40 मिली सेकेंड है, तो दैट इज द फास्टेस्ट। इसमें टाइम सिंपल एक एक सेटिंग है, यानी कि एक करंट है और एक टाइम है। ठीक है, इसमें ग्रेडिंग सिस्टम उसके मुताबिक किया हुआ है कि अगर यहाँ से कमांड आती है फॉर दिस साइड तो कितने टाइम डिले के बाद वो ट्रिप करे, लेकिन अमाउंट ऑफ करंट जो है वो सेम है। ठीक है, ये एरो का सिंबल आप ये देख लें। चले, ये वो सिंपल पॉइंट्स हैं। क्या मतलब क्या इन चीजों का, टीपी का देख लें। टीपी का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो आर्क फ्लैश का आइडिया है आपको, क्या है आर्क फ्लैश, आर्क फॉल्ट वगैरह? जी सर है। आर्क मतलब जब आपका स्विच गियर के ऊपर किसी कांटेक्ट आ जाता है शॉर्ट सर्किट का, ऑन करते हुए ऑफ करते हुए, तो उस वक्त फ्लैश होता है, उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होती है। मैं वीडियो देख रहा था फ्लूक्स की, मैं आप लोगों को भेज दूंगा बाद में, बड़ी अच्छी वीडियो है। उसमें तकरीबन जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज मोर देन द सन, कि जो सन के ऊपर जो हीट है सरफेस एरिया के ऊपर, उससे ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो उससे बंदा बर्न भी हो सकता है, डाई आउट हो सकता है, मतलब सीवियर केस उसके ऊपर सिचुएशन हो सकती है। तो नॉर्मली जो फॉल्ट आर्क फॉल्ट करंट है उसको भी हमने देखना होता है प्रोटेक्शन डिवाइस में, उसमें कंसिडर करना होता है। सर आप कनेक्ट की बात कर रहे हैं या डिस्कनेक्शन जब होती है, मतलब जब वो सेपरेट हो रहे होते हैं? कनेक्ट करते हुए मतलब ऑफ करते हुए भी ना, मतलब कोई भी डस्ट पार्टिकल आ जाता है स्विच गियर के ऊपर, ठीक है, या वो एनर्जी तो सिस्टम में है, फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑपरेटर काम कर रहा है, अगर वो ऑफ करते हुए वहां पे कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जब भी कॉन्टेक्ट आता है ना ड्यूरिंग द मोमेंट ऑफ शॉर्ट सर्किट, तो वहां पे आर्क प्रोड्यूस होता है, तो आर्क एनर्जी भी रिलीज होती है, मतलब वो भी एक इस अमाउंट, उसका भी फार्मूला है, मैंने अभी नहीं यहाँ बताया आप लोगों को, उसके भी कुछ डिफरेंट मेथड, वो बेस आपका ये थ्री फेज शॉर्ट सर्किट करंट के ऊपर ही करता है। ठीक है, जो आप सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट निकालते हैं ना, उसी के ऊपर बेस करता है कि आर्क शॉर्ट करंट कितना होना चाहिए। कुछ मामलों में वो कम भी होता है, ठीक है, कुछ में वो ज्यादा होता है, लेकिन जब वो कम होता है ना, तो कम वाला थोड़ा मसला ये होता है कि जो प्रोटेक्शन डिवाइस होती है ना पीछे, तो वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाती अगर उसकी सेटिंग आपने उसको कंसिडर नहीं की हो। ठीक है, तो ये सिर्फ अभी तो इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, फिर बाद में देखते हैं इसको किस तरीके से हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, अच्छा, चलें, ये देख ली थी सारी चीजें, इसको फिर हम देख लेंगे दोबारा जो न्यूमेरिकल करेंगे, तो उसके लिहाज पे डिपेंड करेगा। अच्छा, आज थोड़ा सा और डिटेल देख लें, इसमें एनालिसिस में काम आएगा कि सिलेक्टिव प्रोटेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। अगर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर समथिंग लाइक थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की अगर बात करें, ये जो ट्रांसफार्मर है नॉर्मली आपका थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इस्तेमाल होता है इंडस्ट्रीज के अंदर। ठीक है, इंडस्ट्रीज हो गई या पावर प्लांट हो गई, वहां पे आप जो है ये थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, नेटवर्क के ऊपर टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता है, वहां पे थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर नहीं होगा। अच्छा जी, यहाँ पे तीन चार चीजें हैं। एक तो चीज है, यहाँ पे हमारे पास दो किस्म के लोड होते हैं, एक मोटर लोड होता है और एक नॉन मोटर लोड होगा। ठीक है,
अच्छा, यहाँ पे जो ये जो एब्रीवेशन इस्तेमाल की गई है IU, ये बेसिकली विद मोटर लोड है, ठीक है। और जो IB है ये हमारे पास नॉन मोटर लोड है। ऑलराइट। अच्छा, अब होता क्या है कि हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करने का मकसद यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जब हमने फॉल्ट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पे दो फॉल्ट मैंने आपको कहा था कैलकुलेट करना होता है कि एक तो मैक्सिमम ऑपरेटिंग करंट फाइंड आउट करना होता है और एक मिनिमम शॉर्ट सर्किट करंट कैलकुलेट करना होता है। तो अगर आपका मैक्सिमम ऑपरेटिंग करंट, अगर आप एक मिनट, जी समझ आ रहा है? यस सर, यस सर। ठीक है। अच्छा, एक जब आपने मैक्सिमम ऑपरेटिंग करंट से मुराद यहाँ पे ये कि स्टडी स्टेट करंट। सो इफ यू हैव सिंपल लोड, तो यहाँ पे जो लोड फ्लो रिजल्ट हैं, जो स्टडी स्टेट रिजल्ट्स हैं, जो हमने PSC के कोर्स में पढ़ा था, जो सरदार साहब जानते हैं, तो उसमें आपका जो रेटेड करंट होगा, ठीक है, सो दैट कुड बी द मैक्सिमम, जो मैक्सिमम लोड को लेके हम कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, अब प्लस इसमें एक चीज और भी होती है कि मोटर का स्टार्टअप करंट, ठीक है, उसमें ये है कि जब यहाँ पे स्विच ओवर होगा, ये जब इन नॉर्मल केस में अगर बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्टडी स्टेट करंट ड्रॉ हो रहा है, ठीक है, देयर इज अ स्टडी स्टेट करंट ड्रॉइंग, लेकिन किसी वजह से यहाँ पे हमने इस स्विच को कनेक्ट करना है, स्विच ओवर करना है, ठीक है, तो मोटर में आपके पास एक इनरश करंट फ्लो होगा, यानी कि स्टार्टअप करंट फ्लो होगा, ठीक है, और मोटर का जो स्टार्टअप करंट होता है वो ऑलमोस्ट 3 to 5 टाइम्स होता है इसके रेटेड करंट से, सिंक्रोनस की बात। ठीक है। तो आपने वो चीजें भी इसमें कंसीडर करनी होती है, यानी कि आपने मोटर का स्टार्टअप करंट भी देखना है मैक्सिमम ऑपरेटिंग करंट कैलकुलेट करने में, और आपने फिर इस ट्रांसफार्मर का इनरश करंट भी देखना होता है, वो भी अफेक्ट होता है। लेकिन रश करंट की कैलकुलेशन में हम नहीं जाते, क्योंकि ज्यादातर वो रेटेड करंट जो कैपेबिलिटी होती है, हम उसकी मैक्सिमम वैल्यू ले लें तो उसमें वो ऑलरेडी कंसिडरेबल होता है, ठीक है। और मिनिमम शॉर्ट सर्किट करंट का मतलब यहाँ पे आपने वो फॉल्ट कैलकुलेट करना है कि जब आपके पास सिस्टम में मिनिमम करंट हो, ताकि आप वो डिटेक्ट कर सकें। ऐसा ना हो कि फॉर एग्जांपल 3 किलो एम्स आपका मिनिमम करंट है और आपका 6 किलो एम मैक्सिमम करंट है, ठीक है। तो अगर आप 5 किलो एम्स सेट करेंगे तो ये वैल्यू डिटेक्ट नहीं होगी, यानी कि 3 किलो एम्स का जो फॉल्ट आएगा तो वो डिटेक्टेबल नहीं होगा। अगेन या मिनिमम जो करंट है वो डिपेंड कर सकता है फॉल्ट की टाइप के ऊपर भी। फॉर एग्जांपल डबल फेज शॉर्ट सर्किट है, उसमें कम वैल्यू हो सकती है, डबल फेज टू ग्राउंड, 3 फेज, सिंगल फेज टू ग्राउंड, तो वो आपने तमाम करंट जो वैल्यूज है उनको कंसिडर करना होता है, ठीक है। So that's why we use different software to calculate the minimum short circuit current within the network. अच्छा, इसमें थोड़ी सी जो लेबलिंग है आपको समझ आ रही है, तो मैं आपको साथ साथ समझा रहा हूँ इसमें। तो लोड आपको पता चल गया, एक लोड आपका है मोटर का लोड और एक आपका नॉन मोटर लोड है, ठीक है। दूसरा आपका ये LV वोल्टेज साइड है, लो वोल्टेज साइड आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो टोटल जो यहाँ से करंट फ्लो होगा, वो दोनों जो मैक्सिमम जो करंट हम बात करते हैं लो वोल्टेज साइड, वो करंट ड्रॉन बाय दिस लोड प्लस दिस लोड होगा, ठीक है। उसके अलावा जब आप इसमें हाई वोल्टेज साइड जाएंगे टू डिजाइन दिस ब्रेकर, तो उसमें जो दोनों के जो करंट होते हैं उनको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से अगर आप उसको डिवाइड करेंगे तो आप यू रेफर देम टू हायर वोल्टेज साइड, ठीक है। बाज ठीक है। दफा इसमें जो ट्रांसफार्मर की DY5 ये डेल्टा वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मेशन भी कंसिडर होती है, यानी कि आपने देखना होता है कौन सी कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे आपने √3 से डिवाइड करना है कि नहीं करना, वो डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो है इसका जो होगा बाज दफा डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। बाज दफा मोस्ट ऑफ द टाइम इन दोनों का सेम होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, लेकिन बाज दफा डिफरेंट होता है, यू हैव टू कंसीडर अकॉर्डिंगली। सो द रेशियो बिटवीन हाई to this side is U1 and that is from higher to U2, so correspondingly आपने इसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो लेना है, ठीक है। ठीक है।
अच्छा जी, अच्छा अब इसमें ये देख लें, वही चीज़ें थोड़ी सी एक्सप्लेन की गई है शॉर्ट सर्किट के लिहाज से कि मैक्सिमम ऑपरेटिंग करंट यूजली अकर एट द ट्रांसफर प्रोसीजर, और ट्रांसफर प्रोसीजर में क्या चीज़ मैंने आपको बताई थी यहाँ पे कि स्टार्टिंग करंट जो है मोटर थैंक यू जी, अच्छा जो स्टार्टिंग करंट है इसमें जो ट्रांसफर प्रोसीजर आएगा वो स्टार्टिंग करंट ऑफ द मोटर होगा और इन रश करंट होगा ट्रांसफार्मर्स का, ठीक है, तो बिलोंग्स टू द मैक्सिमम ऑपरेटिंग करंट। अच्छा अब यहाँ पे डिपेंड करता है, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, मैंने एक ऐसी बताई है कि अगर इन दोनों में बस बार की लेंथ अगर कम है तो इट डजंट मैटर। यहाँ पे आपने दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, एक तो मिनिमम आर्किंग फॉल्ट करंट, जो फ्लैश ओवर जो आर्क करंट की बात अगर हम करते हैं, ठीक है, और एक है मिनिमम सिंगल पोल शॉर्ट सर्किट करंट आपने कैलकुलेट करना है। तो बाज़ दफ़ा डिपेंड करता है कि सिंगल फेज पोल शॉर्ट सर्किट करंट जो है वो 3 फेज शॉर्ट सर्किट करंट से ज़्यादा सर भी हो सकती आपकी आवाज कट रही है सर, एक्सक्यूज मी सर। है। जी जी आवाज़ नेट आ का रही है मत मुझे यार। सर इसके आपकी नेट, आवाज कट रही है, कट 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 के यार। आपके इंटरनेट का मसला है जानी। मेरे ही नेट का। जी 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 बाकियों जी का सही बिल्कुल। आ रही है अदनान? यस ओके जी सर बिल्कुल। आ रही है, बस थोड़ी स्लो आ रही है। ठीक है, वो बस हो ओके सकता है सर, डाटा पैकेज की वजह से हो। चले, बेहतरीन। ओके। ठीक है। अच्छा दूसरी ये कि यहाँ पे मैं ये बता रहा था कि एक तो हमने यहाँ पे दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, मिनिमम आर्किंग फॉल्ट करंट होना चाहिए और मिनिमम सिंगल पोल शॉर्ट सर्किट करंट भी कैलकुलेट करनी है। अच्छा यहाँ पे अगेन वही वाली बात मैंने बता दी, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से डिवाइड ज़रूर करेंगे, लेकिन ये जो √3 है ये बेसिकली आपका आया है dy/5 जो डेल्टा वाइंडिंग टू y टू डेल्टा वाइंडिंग कन्वर्जन है, इस वजह से, ठीक है। अच्छा the bus bar impedance usually can be neglected for the calculation of minimum short circuit current। तो यहाँ पे बेसिकली हमने मतलब बताने का मकसद यहाँ पे ये है कि ओवर अगर आप बस बार के ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं तो बस बार की एक कंप्लीट एक लेंथ होती है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बस बार की इम्पिडेंस तो मिनिमम होती है। सिर्फ बताने का मकसद यहाँ पे ये है कि ओवर द लेंथ मतलब आपने डिफरेंट लोकेशन के ऊपर बस बार के ऊपर डिटेक्ट चेक करना होता है कि फॉल्ट कहाँ पे मिनिमम आ रहा होता है, ठीक है। अच्छा इफ द बस बार लेंथ डज नॉट एक्सीड 5 मीटर, तो बाज दफ़ा जो स्टैंडर्ड्स आपको बताते हैं कि 5 मीटर से अगर उसकी बस बार की लेंथ कम है तो आप उसकी जो इम्पिडेंस को कंसीडर नहीं करते, लेकिन बाज दफ़ा अगर ज़्यादा होती है तो फिर देन यू हैव टू कैलकुलेट हाउ मच दिस इम्पिडेंस गॉट चेंज्ड। ओके, so the minimum arcing fault current will be calculated by mean of the minimum 3 phase short circuit current। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं, यार माइक यार आप ऑफ कर लें, फिदा आपका नॉइज आ रही है। ओके सर। अच्छा द मिनिमम आर्किंग फॉल्ट करंट विल बी कैलकुलेटेड बाय मीन ऑफ मिनिमम 3 फेज शॉर्ट सर्किट करंट। सो आप 3 फेज शॉर्ट सर्किट करंट कैलकुलेट करेंगे, मिनिमम क्या होगा, और उसके बाद जो फैक्टर होगा, आर्किंग फैक्टर होते हैं नॉर्मल स्टैंडर्ड्स बताते हैं, तो उसके तहत आप इसका आर्क फॉल्ट करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। The minimum short circuit current for a fault at the high voltage side of the transformer is the minimum phase to phase short circuit current। तो डिपेंड करता है कि ट्रांसफार्मर की साइड अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो मिनिमम कौन सा डबल फेज शॉर्ट सर्किट है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो वहाँ पे आपके पास मिनिमम आता है, ठीक है। अच्छा इस डायग्राम में आपका मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट को डिटरमाइन किया गया है। अगेन यहाँ पे आप जब मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट कैलकुलेट करेंगे देन यू हैव टू कंसीडर द मोटर्स। सो मिनिमम शॉर्ट सर्किट करंट में आप मोटर की कंट्रीब्यूशन को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा मोटर्स की हम मॉडलिंग हमने उसी तरीके से जिस तरीके से प्रैक्टिस की थी आईसी स्टैंडर्ड के तहत हम इसको कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पे। ऑलराइट, सो द एक्सप्लेनेशन ऑफ मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट, यहाँ पे दो चीजें हैं, मोटर स्टार्टिंग करंट भी हमने देखना है, ठीक है, और शॉर्ट सर्किट करंट फीडिंग फ्रॉम द ट्रांसफार्मर साइड। सो द बोथ आपके पास जो है शॉर्ट सर्किट करंट सिस्टम में इनफीड करेंगे। सर मोटर की स्टार्टिंग करंट को नहीं देखना, शॉर्ट सर्किट को देखना है, ये कह रहे हैं आप? नहीं, अगर आपने मैक्सिमम ऑपरेटिंग करंट कैलकुलेट करना है तो स्टार्टिंग करंट आएगा, ठीक है, लेकिन अगर शॉर्ट सर्किट कैलकुलेशन कर रहे हैं तो दोनों में फर्क है ना, वो एक स्टडी स्टेट है, एक शॉर्ट सर्किट है, तो यहाँ पे आपका शॉर्ट सर्किट करंट जो है कैलकुलेट करेंगे। ओके,
यहाँ पे जो मतलब है मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट का, दोनों तरफ से शॉर्ट सर्किट कंट्रीब्यूशन आएगी एज पर आवर स्टैंडर्ड जो हमने कैलकुलेशन की थी। ठीक है, ये बात क्लियर हो जाएगी। अभी न्यूमेरिकल आज करेंगे तो इंशाल्लाह ये बात क्लियर हो जाएगी किस तरीके से करना है। इंशाल्लाह। अच्छा जी, प्रोटेक्शन ऑफ थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। अगर थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर अगर आपने प्रोटेक्शन करना है तो इस डायग्राम को देख लें और बना लें अगर चाहें तो, क्योंकि इसके बाद जो डिस्कशन है वहाँ डायग्राम नहीं है, तो क्लियरफाई हो जाएगा चीज़ें कैसी हैं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लें, इसमें क्या है कि हमारे पास जो हाई वोल्टेज साइड है वो 10 kV है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो लो वोल्टेज आपके पास 0.68 होगा या 0.4 होगा, तो बेसिकली यहाँ पे मेरे ख्याल से 0.68 kV सिस्टम है। ओके, अच्छा, द प्रिंसिपल ऑफ सेलेक्टिव प्रोटेक्शन ऑफ थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, इसमें विदाउट जीरो करंट प्रोटेक्शन हम देखेंगे, यानी कि जीरो ग्राउंड के रिस्पेक्ट से फॉल्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो डेल्टा आई का मतलब है ये डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिलेज है, और यहाँ पे जो UMZ का मतलब है डेफिनेट टाइम ओवर करंट रिले। डेफिनेट टाइम ओवर करंट रिले का कर्व क्या था आपके पास, सिंपल लाइक दिस, तो यू हैव अ करंट ओवर हियर एंड यू हैव अ टाइम ओवर हियर। डेफिनेट टाइम का मतलब अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि उसमें आप दो सेटिंग कर सकते हैं, टाइम की सेटिंग और आप इसमें करंट की सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन होती है, मल्टीपल डेफिनेट टाइम ओवर करंट रिलेज इंस्टॉल होती हैं, और प्लस आपका जो रिडंडेंसी के लिए जो रिलायबिलिटी इंक्रीज करनी है इन केस ऑफ डेफिनेट करंट जो रिलेज हैं वो माल फंक्शन हो, तो वी नीड टू यूज द डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिलेज ओवर हियर। अच्छा, इसमें ये देख लें जो सिलेक्टिविटी जो अचीव हुई है वो आप देख लें कम्युनिकेशन लाइन के थ्रू अचीव हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोअर लेवल पे ले जाते हैं, जो फॉल्ट की लोकेशन जो हैं हमने कहाँ कहाँ कंसिडर करनी है। तो एक तो ये बस बार के ऊपर है K1, दूसरा आपके पास K2, यहाँ पे फॉल्ट आ सकता है, फिर आपके पास जो प्रोटेक्शन है वो K3 के ऊपर है, एंड K4 मतलब ये केबल्स के ऊपर फॉल्ट अगर आ रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद आपके पास जाहिर सी बात है जब केबल फॉल्ट्स आएंगे तो आपके पास ये ट्रांसफार्मर यहाँ पे जो सीटीज लगी हुई हैं जो रिले UMZ1 से एब्रीवेट हुई है, तो उसके फॉल्ट को वो ट्रिप करेगा। और K5 का मतलब यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर आपने फॉल्ट को कंसिडर किया। ठीक है, अच्छा जी, अब पहले देख लें लोअर साइड के ऊपर। तो ये बॉक्स में मतलब रिलेस को रिप्रेजेंट किया, इसका मतलब ये है कि ये जो सर्किट ब्रेकर है ये इस लाइक का इनहेरेंट रिले सिस्टम, यानी कि इसमें कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं है, या आप इस तरह अज्यूम कर लेंगे सिंगल एक ब्रेकर है। ठीक है, एंड दे आर नॉट कम्युनिकेटिंग और दे डोंट हैव एनी कम्युनिकेशन लाइन फॉर दिस। तो ये एक स्टैंड अलोन सिस्टम है जो सिर्फ प्राइमरी प्रोटेक्शन के काम आ रहेगा। अगर आपके पास यहाँ पे फॉल्ट आता है तो इट नीड टू ट्रिप। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो UMZ4 और UMZ5 है ये आपके मेन प्राइमरी प्रोटेक्शन हो जाएगी K1 और K2 के ऊपर। अच्छा, उसके अलावा अगर आपने बैकअप का भी कॉन्सेप्ट देना है अगर इन दोनों बस का, तो आपके पास UMZ2 और 3 आपके पास बैकअप को भी प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, और इसके अलावा जो आपके पास डिफरेंशियल रिले है, डिफरेंशियल रिले का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भी देख लेते हैं कि जो तो यहाँ पे तकरीबन 3 करंट हम इसमें कैलकुलेट करते हैं। एक आपका प्राइमरी साइड है, दो आपके सेकेंडरी साइड है। ठीक है, तो इनका जो डेल्टा होता है वो नॉर्मली आपका अप्रोक्सीमेटली जो होता है वो जीरो के पास होता है, लेकिन जीरो एक बहुत स्टिफ जिसे कह सकते हैं थ्रेशोल्ड है। आपके करंट की नॉर्मल वेरिएशन आती रहती है, तो इस वजह से हम जीरो नहीं रखते, इसमें सम अमाउंट ऑफ करंट होता है जो आपकी वेरिएशन को अडॉप्ट करता है। अगर फॉल्ट की वजह से अगर किसी एक जगह पे फॉल्ट आता है उसमें इस डेल्टा करंट में चेंज आता है, जिसकी वजह से हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि हमारे पास सिस्टम में फॉल्ट है, एंड देन वी पुट द मेन आप यूँ कह लें कि इंटरप्ट का सिग्नल हम सर्किट ब्रेकर को इंजेक्ट कर देते हैं। तो नॉर्मली जहाँ पे जो मेन सर्किट ये जो आपके पास रिले है डिफरेंशियल, वो इंटरप्ट करेगी दो ब्रेकर्स के जरिए, आइदर दिस ब्रेकर और इफ दिस गेट फेल्ड, तो इसमें आपके पास जो ब्रेकर फेलियर होगा दैट वुड बी एट दिस पॉइंट। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे डेल्टा टी का मतलब ये है दिस इज फॉर द बैकअप, और अगर टाइम नहीं गिवन तो बेसिकली दिस इज द प्राइमरी
विच इज अबाउट 40 to 60 मिली सेकेंड आपके पास जो होगा इंटरप्शन टाइम होगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर। अच्छा सर, थोड़ी सी बात पूछनी थी। जी ये डेफिनेट टाइम रिले सर, दोनों की जो क्राइटेरिया यानी कि टाइम और करंट का दोनों का मीट करना चाहिए, या दोनों में से कोई एक भी मीट कर जाए तो दोनों रिले जो होता है है, ना दोनों होता है, दोनों का। करंट होता है जी, दोनों मीट करना होता है। ठीक अगर है, एक सर एक्सीड ज्यादा कर जाए सर, दूसरा एक्सीड ना करे, तो ऐसा हो सकता है? पॉसिबल है? पॉसिबल है, मतलब वो ट्रिप नहीं करेगा ना। जैसे एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर डैमेज नहीं एग्जांपल होगा उससे? फॉल्ट है, फॉल्ट अगर आपके पास ये थ्रेशोल्ड पॉइंट है आपका, ठीक है, तो ये एरिया जो है, ये आप देख लें कि ये एरिया जो है इसमें ट्रिप वो नहीं करेगा। मसलन फॉर, यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ एक मिनट। अच्छा देखें, आप ये कह रहे हो कि टाइम एक्सीड हो जाता है लेकिन करंट एक्सीड नहीं करता। तो फॉर एग्जांपल वी विल हियर एट दिस पॉइंट एंड इफ वी गो हियर, ठीक है, ये टाइम आपके पास है, ये लिमिट है टी की, और ये आपके पास करंट की लिमिट है। तो आप ये कह रहे हो करंट ये एक्सीड नहीं करता, टाइम एक्सीड कर जाता है, तो इट शुड नॉट ट्रिप, इट विल नॉट ट्रिप, क्योंकि ये एरिया आपका ट्रिपिंग, नॉन ट्रिपिंग एरिया है। ऑलराइट, और इसी इसका तरीके कोई से डैमेज वगैरह नहीं होगा सर? नहीं, डैमेज नहीं, रिले ट्रिप नहीं करेगी, ठीक है, ठीक। रिले ट्रिप नहीं करेगी। डैमेज का सवाल दूसरा है, वो कन्वर्टर या ट्रांसफार्मर की कैपेबिलिटी के ऊपर है। अच्छा, अगर आप कहते हो टाइम ट्रिप नहीं करता, तो अगर आपके पास ये अमाउंट ऑफ करंट है जो थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, लेकिन ये सिर्फ इतने टाइम के लिए आता है, तो ये जी टाइम सर, एक्सीड नहीं हुआ तो इट विल नॉट ट्रिप अगेन। ये होगा। ठीक है। अच्छा, अब जो आपका जो दूसरी बात है कि ये केबल कुछ नहीं होगा, वो डिपेंड करता है इसकी थर्मल कैपेबिलिटी के ऊपर। वो फिर हमने, ठीक। इसका मतलब है रिले को सही तरीके से प्रोग्राम नहीं किया। इसका मतलब ये कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 किलो एम्स आ रहा है, सही सर। और अगर इस केबल की कैपेबिलिटी है कि ये 1 किलो एम्पेयर्स के ऊपर 1 सेकंड तक वो विदस्टैंड कर लेगा, थर्मल विदस्टैंडिंग कैपेबिलिटी होती है 1 सेकंड की, जी जी ये सर। आपके डाटा शीट में गिवन होती है। फॉर एग्जांपल इसकी 1 किलो एम्स है, और अगर हमने यहाँ पे सेटिंग ऐसे की है कि 1 किलो एम्स आ रहा है और वो टाइम एक्सीड हो जाता है, तो ऑब्वियसली आफ्टर 1 सेकंड इट विल बर्न आउट। यस सर। तो दैट्स द मेन थिंग कि हमें जो प्रोटेक्शन है उसको कोऑर्डिनेट करना है इसकी कैपेबिलिटी के साथ भी एज वेल। ओके, ठीक है, थैंक यू तो सर। और ऑब्वियसली जो भी कैपेबिलिटी, शायद मैंने एक बेसिक डायग्राम दिखाई थी शुरू में, कि अगर ये आपकी प्रोटेक्शन का कर्व है, तो I²T, जो केबल की एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, ये थर्मल कैपेबिलिटी से रिप्रेजेंट है, इसका कर्व हमेशा इससे ऊपर होना चाहिए इस रिले से। अगर इस रिले से नीचे हो जाएगा देन इट विल बर्न आउट। तो दिस इज द फंडामेंटल। समझ आ गई सर। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे कुछ थोड़ा और क्लेरिफाई कर लें इसमें क्या चीजें रह गई हैं। अच्छा, इसमें अगर ये रिले अगर हम देख रहे हैं तो इसमें 2 करंट गिवन है, एक तो फास्ट, दिस इज द प्राइमरी करंट प्रोटेक्शन फास्ट, और दिस इज स्लो करंट, दिस इज काइंड ऑफ बैकअप। ठीक है, यानी कि डेल्टा टी के साथ। तो फास्ट करंट का मतलब ये है, अच्छा इसमें कमांड भी चाहिए ऑब्वियसली कि माल फंक्शन अगर हो, क्योंकि वी आर हैविंग द कम्युनिकेशन सिलेक्टिविटी। तो इसमें जो फास्ट करंट है दैट इज फॉर द फॉल्ट ओवर हियर, ओके, इट शुड ट्रिप। इफ इट्स अनेबल टू ट्रिप, यानी कि प्राइमरी आपके पास ये ब्रेकर ट्रिप होगा, और अगर ये अनेबल टू ट्रिप होगा तो डेल्टा टी टाइम डिफरेंस के साथ ये वाला ब्रेकर को इंटरसेप्ट वो करेगा। ठीक है, यहाँ पे अगेन एक अलग पॉइंट यहाँ पे ये भी आ रहा है कि एक रिले मल्टीपल सर्किट ब्रेकर्स को कंट्रोल कर सकती है, दिस इज पॉसिबल। ठीक है, ये शुरू में भी हमने डिस्कस किया था। अच्छा, दूसरा यहाँ पे भी वही चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पे ये है कि अगर 2 करंट और थ्रेशोल्ड है, बैकअप भी है, प्राइमरी के हिसाब से भी है, तो उसमें अगर ये माल फंक्शन होती है तो ब्रेकर फेलियर प्रोटेक्शन, तो इसका मतलब है आइदर दिस शुड बी ओपन और दैट शुड बी ओपन फॉर दीज रिलेज। तो ये जो रिलेज हैं ये आपकी बैकअप रिलेज हैं ड्यूरिंग फॉर दीज 2 ब्रेकर्स। ओके, डायग्राम जहन में रखिएगा, आगे भी पॉइंट्स इसी तरीके से डिस्कस हो रहे हैं इस डायग्राम के ऊपर। अच्छा, फॉर द सिलेक्टिविटी प्रोटेक्शन ऑफ 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले इज अप्लाइड इन एडिशन टू डेफिनेट ओवरकरंट प्रोटेक्शन रिले। ठीक है, ये दोनों बातें अभी बता दी मैंने। UMZ4 and UMZ5 protection relay as well as the corresponding current transformers are an integrated part of the low voltage circuit breaker। तो यहाँ पे अगर लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर्स हैं, जो मैंने उसी बात बताई, ये उसका पार्ट है। ठीक है,
दे आर नॉट सेपरेट, बिकॉज यहाँ पे जो मेन है ये अलग से आप इसकी प्रोटेक्शन कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। द डायरेक्शन ऑफ द शॉर्ट सर्किट करंट एट डिफरेंट फॉल्ट लोकेशन इज शोन इन द टेबल, यानी कि यहाँ पे मैंने आपको बता दी कौन कौन से फॉल्ट लोकेशन हम कंसीडर करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर K1 के ऊपर आता है तो मैंने बताया था प्राइमरी आपके पास UMZ4 होगी और बैकअप आपकी UMZ2 होगी, ठीक है। इसी तरीके से K2 फॉल्ट के ऊपर UM5 आपके पास जो भी प्राइमरी प्रोटेक्शन है और बैकअप इसमें UMZ3 हो जाएगी, ओके। अच्छा, जो फॉल्ट 3, 4 और 5 के ऊपर जो मेन जो प्राइमरी प्रोटेक्शन है दैट इज डन बाय द डिफरेंशियल रिलेज, जो ट्रांसफार्मर के ऊपर डिफरेंशियल रिलेज इस्तेमाल होती हैं, और फिर UMZ1 जो है वो आपका बैकअप के तौर पे इस्तेमाल होगा फॉर फॉल्ट K3, 4 और 5 के ऊपर, ठीक है। एंड वो ऑब्वियसली अगर हम डायग्राम को देखें UMZ2 और 3 का बैकअप भी UMZ1 से हो रहा है, ओके। यस सर। यहाँ पे आप डायग्राम अगर देखें ये कम्युनिकेशन कॉमन कम्युनिकेशन लिंक से इंटरलिंक्ड, ओके। ऑलराइट, ओके नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे आप कंडीशंस मैंने दे दी 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की, रिक्वायरमेंट्स फॉर द करंट थ्रेशोल्ड वैल्यूज ऑफ द प्रोटेक्शन रिले, कि अब हमने उसको डिजाइन कैसे करना है और उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हमने कंसीडर करने हैं, ओके। चलिए सबसे पहले UMZ1 की बात करते हैं हम। तो उसमें एक क्राइटेरिया नोट डाउन कर लें। देखें, पहली बात एक बात बता दूं कि प्रोटेक्शन सिस्टम में कोई एक डिफाइन कोई स्टेप्स नहीं है, कोई लिटरेचर बुक में कोई ये नहीं बताया कि जी पहला स्टेप करें, दूसरा स्टेप करें, तीसरा स्टेप करें, ऐसा नहीं होता। इसकी एक जनरल फिलॉसफी होती है, ठीक है, और वो फिलॉसफी आपको बता दी जाती है, समझा दी जाती है। डिफरेंट वो कॉमन फिलॉसफी है कि जी बैकअप होना चाहिए, सिलेक्टिविटी कैसे करनी है, मिनिमम फॉल्ट होना चाहिए, सेफ्टी मार्जिन होना तमाम। अब इन फिलॉसफी को या नॉलेज को यूज करके हर कंपनी अपने लिहाज से प्रोटेक्शन मैकेनिज्म या उसकी गाइडलाइन या SOP डिजाइन करती है, ओके। तो मैं यहाँ जो आपको बात बता रहा हूँ दिस इज वन ऑफ द वे। आप डिफरेंट कोई लिटरेचर देखेंगे तो उसमें जो अप्रोच होगी या उनके प्रोसीजर्स जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। इस वजह से ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। कंपनी के पास अपने मैनुअल्स होते हैं जिनको देख के वो मतलब वो एम्प्लॉयज को गाइड करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो पॉइंट है जो इस प्रोसीजर के थ्रू कैलकुलेट करना है वो ये है कि प्रोटेक्शन फंक्शन अगर आपके पास अमाउंट ऑफ करंट कम है, ठीक है, यानी कि बैकअप जो सिंगल जो ग्रेटर देन का साइन है, ये वाला साइन, इसका मतलब होता है बैकअप प्रोटेक्शन, ठीक है। डबल का मतलब होगा वो मेनली आपका प्राइमरी प्रोटेक्शन है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? यस। ऑलराइट, सबसे पहले हम ये देख रहे हैं UMZ1 जो अगर बैकअप के तौर पे इस्तेमाल हो रही है, चाहे डिफरेंशियल हो, बेसिकली डिफरेंशियल रिलेज के लिए, तो हम उसमें कैसे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो बैकअप प्रोटेक्शन फॉर द फॉल्ट एट द लो वोल्टेज साइड। अच्छा, ये जो इक्वेशन है ये नॉर्मल क्राइटेरिया है कि आपने जो इसका जो थ्रेशोल्ड लेवल है करंट का वो किस वैल्यू के दरमियान आपने सेट करना है। सबसे पहले ये है हाई वोल्टेज साइड रेटेड करंट, ओके, ये स्टडी स्टेट करंट पे डिपेंड करता है। और SN का मतलब है सेफ्टी फैक्टर फॉर नॉन स्टार्टिंग द रिले। ऑब्वियसली यहाँ हमारे पास टारगेट ये है कि हमने इस रिले को ट्रिप नहीं करना जब आपका लोडिंग कंडीशन होती है, नॉर्मल स्टडी स्टेट कंडीशन है। तो आई रेटेड है रेटेड करंट ऑफ द ट्रांसफार्मर रेफर टू द हाई वोल्टेज साइड। और उसके बाद जो IK है ये हमारे पास है मिनिमम शॉर्ट सर्किट करंट फॉर अ फॉल्ट एट लो वोल्टेज साइड रेफर टू द हाई वोल्टेज साइड। यहाँ पे नोट डाउन कीजिए, यहाँ पे HV का मतलब है रेफर टू, ऑलवेज इंडिकेट करता है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म करने के बाद। लेकिन अमाउंट ऑफ करंट आपका लो वोल्टेज साइड पे कैलकुलेट किया जाता है, ऑलराइट। और यहाँ पे जो S है इट रिप्रेजेंट द सेफ्टी फैक्टर अगेन फॉर स्टार्टिंग द रिले, यानी कि हम इंश्योर करते हैं सेफ्टी फैक्टर से कि रिले जो है वो स्टार्ट हो जाए। हम कभी भी एक्चुअल करंट के ऊपर एग्जैक्टली वैल्यू सेट नहीं करते, वी नीड टू पुट सम सॉर्ट ऑफ टॉलरेंस ओवर देयर। और ये जो टॉलरेंस होती है ये सेफ्टी फैक्टर के तौर पर रिप्रेजेंट की जाती है बिटवीन SN और S के थ्रू, ठीक है।
A possible initiation of the protection relay at transfer current maximum operating current, ठीक है, has to be considered at the selection of the delay time. तो यहाँ पे हमने जो प्रोटेक्शन भी करनी है तो हमने मैक्सिमम ट्रांसफर का जो प्रोसीजर होता है ऑपरेटिंग करंट में उसको भी कंसीडर करना है. फॉर एग्जांपल जब मैंने आपको जैसे बताया कि फॉर द मोमेंटरीली आपके पास जो स्टार्टअप मोटर का जो करंट आएगा फ्लो होगा, आपने उसके टाइम डिलेस को भी कंसीडर करना है. फॉर एग्जांपल अगर आपकी मोटर का जो स्टार्टअप करंट स्टैंड करता है लाइक 100 मिली सेकेंड फॉर एग्जांपल, या 200 मिली सेकेंड या इससे ज्यादा, तो आपका जो रिले का जो टाइम सेटिंग है, जो बैकअप प्रोटेक्शन का करंट है, उसका टाइम उससे ज्यादा होना चाहिए. ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर? यस सर, ओके ओके. अच्छा, अब इसकी प्रोटेक्शन फास्ट करंट के लिए, प्राइमरी प्रोटेक्शन के लिए करना है UMZ1 के लिए. ठीक है, उसमें अगर हम सेटिंग इस तरीके से करेंगे कि ये जो करंट है नॉर्मली ज्यादा होना चाहिए आपके स्टेडी स्टेट करंट से, यानी कि ट्रांसफर करंट फॉर द ट्रांसफर प्रोसीजर है लो वोल्टेज साइड. सो U मींस ट्रांसफरिंग ऑफ द मोटर, द साइमल्टेनियस ट्रांसफर ऑफ द टू लो वोल्टेज साइड मस्ट बी कंसीडर्ड. यानी अगर दोनों बस बार के ऊपर आपके पास मोटर कनेक्टेड है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर दोनों तरफ मोटर कनेक्टेड है तो इस साइड पे इन दोनों का एड ऑन होगा ना, तो आपने इन दोनों को कंसीडर करना है, साइमल्टेनियसली कंसीडर करना है. ठीक है, अगेन वी हैव द सेफ्टी फैक्टर ओवर हियर. अच्छा, टू इंश्योर सिलेक्टिविटी बिटवीन 2 और 4 और 3 और 5 विद रिस्पेक्ट टू 1, हमने ये देखना है कि जो मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट है विद सेफ्टी फैक्टर, आपका ये करंट उससे भी थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे जो है ये अगेन जो मैक्सिमम करंट है ये आपका लो वोल्टेज साइड का है और हायर मैं रेफर कर रहा है हाई वोल्टेज साइड की तरफ. मींस ये किस तरीके से ज्यादा हो सकता है, इस सेंस में कि हमने यहाँ पे ट्रांसफार्मर की इम्पीडेंस को कंसीडर कर रहे हैं. यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट अगर आप कैलकुलेट करते हैं, इसकी वैल्यू जो ये वाली वैल्यू है प्राइमरी करंट की, वो इससे ज्यादा होनी चाहिए. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे अब ये कॉन्ट्रडिक्ट करता है कि ये वैल्यू अगर हम इस मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट ले रहे हैं तो यहाँ पे अगर फॉल्ट आएगा उसकी प्रोटेक्शन अगर बेसिकली वो तो डिफरेंशियल रिले से हो रही है, लेकिन व्हाट अबाउट दिस, तो नॉर्मली इसमें जो ये जो इम्पिडेंस ट्रांसफार्मर इम्पिडेंस ज्यादा होती है और केबल इम्पिडेंस थोड़ी कम होती है, तो इसका जो थ्रेशोल्ड होगा वो ऑब्वियसली इससे ज्यादा ही आएगा. ठीक है, यस. तो उसमें भी वो सिलेक्टिविटी इंश्योर हो जाती है. ठीक है. अच्छा, ऑलराइट, अनदर पॉइंट यहाँ पे क्या है कि दूसरा इसमें क्या है कि जो आई जो डबल डैश जो है ये ग्रेटर देन साइन है, किससे कम होना चाहिए कि मिनिमम शॉर्ट सर्किट करंट फॉर अ फॉल्ट एट हाई वोल्टेज साइड. एंड अगेन अब हमने ये इंश्योर करना है कि हमारा जो मिनिमम करंट है फॉर सेफ्टी पर्पस, अगर सिलेक्टिविटी इंश्योर करनी है, इससे कम हो, मोस्ट ऑफ द टाइम इससे कम हो सकता है. ठीक है, तो अब ये यहाँ पे हमने अगेन यहाँ पे सेफ्टी फैक्टर कंसीडर किया हुआ है. जी, यहाँ तक बात क्लियर हो गई? जी सर. यहाँ पे कोई सवाल है तो पूछ लें अगर वैसे. अभी तो नहीं. ठीक है. अच्छा, अब हम इसमें बात करते हैं UMZ2 की, जो हमारे पास 2 और 3 है. बेसिकली 2 और 3 का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम होगी क्योंकि दोनों रिडंडेंट्स हैं और सेम फंक्शनैलिटी दोनों की. अच्छा, इसका जो पोटेंशियल फंक्शन है फॉर द बैकअप जो लोअर अमाउंट ऑफ करंट के लिए है, उसमें भी अगेन ट्रांसफर फंक्शन ऑफ साइड 1 एक साइड का इसमें हम कंसिडर करेंगे क्योंकि वो एक ही लेग को कवर करता है. जो हमारे पास हाई वोल्टेज साइड थी उसमें दोनों की जो ट्रांसफर फंक्शन है, जो ट्रांसफर करंट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि मोटर के जो इफेक्ट्स हैं वो दोनों पे आएंगे. ठीक है, और इसमें आपने देखना है कि जो आर्किंग फॉल्ट करंट है उससे कम होना चाहिए क्योंकि नॉर्मली जो आर्किंग फॉल्ट करंट है उसका मैग्नीट्यूड कम होगा, सो तो मिनिमम आपने उसको थ्रेशोल्ड को अचीव करना है.
अच्छा जी, पोटेंशियल फंक्शन फॉर हायर फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, उसमें क्या होगा, फंक्शन इज यूज फॉर ब्रेकर फेलियर प्रोटेक्शन। ओके, और इसमें क्या है कि थ्रेशोल्ड इज द सेम एज 1, यानी कि दोनों का जो थ्रेशोल्ड है, ये दोनों थ्रेशोल्ड इस केस में सेम होगा, क्योंकि यहाँ प्राइमरीली हम बैकअप के तौर पे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जो टाइम डिफरेंस हम इसमें डालेंगे कि आपका जो स्मॉल अमाउंट जो करंट है, जो टाइम है उसका, उससे ये बड़ा होना चाहिए टाइम। ठीक है, नहीं सर, एक दफा फिर करा दे प्लीज सर। इसमें जो है, क्योंकि ये बैकअप प्रोटेक्शन के तौर पे काम हो रहा है, तो इसमें जो करंट का थ्रेशोल्ड है दोनों का सेम है, जो आई डबल ग्रेटर देन दिस वन और आई स्मॉलर करंट जो है दोनों सेम होगी। ठीक है, लेकिन टाइम डिफरेंस हम इसमें सिर्फ टाइम ग्रेडिंग का डिफरेंस हम उसमें डालेंगे, क्योंकि इन दोनों में ज्यादा फर्क हम करंट से कर नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि हमारे पास जो इम्पिडेंस है सिस्टम में इतनी ज्यादा वेरी नहीं कर रही, यानी कि मेन अगर हमारे पास ये वाली साइड है तो यहाँ पे हमारे पास इम्पिडेंस का कोई फर्क नहीं है इसमें, तो हम फास्ट करंट और स्मॉल करंट दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ओके, ठीक है सर, ठीक। अच्छा, सो वी कैन ओनली अप्लाई द टाइम ग्रेडिंग ओवर हियर। अच्छा, UMZ3 इसका भी सेम है, सेम प्रोसीजर है दोनों का। सिर्फ फर्क ये है कि आपने जो इसमें जो शॉर्ट लेवल है वो कॉरस्पॉन्डिंग बस बार के ऊपर कैलकुलेट करनी है, यानी कि बस बार नंबर 2 के ऊपर यहाँ पे कंसीडर करना है। यहाँ पे वही चीज़ है, आपके पास जो मोटर का इफेक्ट, स्टार्टिंग मोटर करंट, और आपका जो आर्किंग करंट, जो मिनिमम फॉल्ट करंट अगर होगा तो वो हम उसको कंसीडर करेंगे। इसमें भी सेम प्रोसीजर है, यानी कि आपका जो डबल जो फास्ट करंट है दैट इज इक्वल टू द लो अमाउंट ऑफ करंट, दोनों का सेम है, सिंपल हम उसमें डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम ओनली। अच्छा जी, प्रोटेक्शन ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, वो हमारे पास 3 वाइंडिंग थी, अगर हमारे पास 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है उसकी प्रोटेक्शन हम कैसे करेंगे। अच्छा, इन कंपैरिजन विद द 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर ओनली 2 डेफिनेट टाइम ओवर करंट रिलेज विल बी नीडेड एट हाई वोल्टेज साइड। तो यहाँ पे हमारे पास एक तो डिफरेंशियल रिले को हम ओमिट कर सकते हैं,